हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एमर्जिंग डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यूनिट 5 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज़। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें ट्रांसमीटर तो एक होता है लेकिन रिसीवर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा रेडियो, ठीक है, एक जगह से ब्रॉडकास्ट होता है और बहुत लोग उसको एक साथ रिसीव करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। और उसका एग्जांपल आपका डीटीएच भी है, ठीक है ना। डीटीएच में सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और बहुत सारे डीटीएच रिसीवर उसको रिसीव करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा डीटीएच सर्विस यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो हमको ये मालूम हो जाए बेसिकली मॉड्यूलेशन कितने टाइप का होता है। तो मॉड्यूलेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल, ठीक है ना। एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मॉड्यूलेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है एएम और दूसरा होता है एंगल, ठीक है ना। और एंगल मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो टू टाइप्स, एक होता है एफएम दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है पीएम दैट इज़ फेज मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन के तीन पार्ट हो गए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो ठीक है, देखिए एएम भी है, एफएम भी है और पीएम भी है। बस ये आपका जो आपका डीएम है दैट इज़ डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये एक टाइप का डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एंटीना हाइट इफ़ एफ इज़ इक्वल टू 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन में एक आपका मॉड्यूलेशन का एक एडवांटेज होता है रिड्यूस्ड एंटीना हाइट। तो वहीं पर जो है एंटीना हाइट के लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है एच इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है विच इज़ इक्वल टू सी बाई एफ, ठीक है। सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और एफ हमको यहाँ पर दे रखा है 20 मेगाहर्ट्ज, 20 × 10⁻6 हर्ट्ज। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा और उसको 4 से हमको डिवाइड कर देना है। जब लैम्डा मिल जाए तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको एंटीना हाइट मिल जाएगी एच की वैल्यू। आई होप उसका आंसर 3.75 मीटर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा विच ऑफ दीज इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। उसमें पहला ऑप्शन है इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इन्वॉल्व करते हैं तो जो कम्युनिकेशन की रेंज है वो बढ़ जाती है, मतलब हमारा सिग्नल अब दूर तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। लेस इफेक्ट ऑफ नॉइज़, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपका सिग्नल स्ट्रांग होगा तो इसको जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं वो कम इफेक्ट कर पाएंगे, दैट इज़ नॉइज़ का इफेक्ट यहाँ पर बहुत ही कम होगा। हाई क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, इसका मतलब जैसा सिग्नल आपने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया है वैसा ही सिग्नल इसका उसी क्वालिटी का आपका जो है रिसीवर पर रिसीव होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इसका हाई क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, इसका मतलब है जिसका आंसर ऑल हो जाएगा। ये सारे हमारे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमको एएम दे रखा है दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूले मैसेज सिग्नल, और एसी दे रखा है ये कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है। तो हमको सिंपली मालूम है एम इक्वल टू क्या होता है एएम बाई एसी, ध्यान रखिएगा। तो एएम बाई एसी, और सिंस यहाँ पर परसेंटेज पूछ रखा है, अगर परसेंटेज ना होता तो एएम बाई एसी से निकाल देते हमको मिल जाता, और परसेंटेज पूछ रखा है तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एएम आपका दिया हुआ है 5, इसको 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 41.6% आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको 5 AMT दिया हुआ है और AM पूछा है, ठीक है। देखिए इसके लिए हमको AM की स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 AMT इज इक्वल टू, AM की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है AC 1 + M साइन ओमेगा MT, एंड इसी के साथ में होता है साइन ओमेगा CT, ठीक। अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा, ठीक। देखिए करना क्या है, AM हमको निकालना है। आप इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करा लीजिए आपस में, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा AC की जगह पर यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से सीधा आपको दिख रहा होगा AC हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक।
और 1 प्लस एम, एम की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रही है 0.5 मिल जाएगी। अब उसने पूछा है कि ए सी निकालिए, सॉरी ए एम निकालिए। तो अगर इतनी चीज़ें हमको मिल गई हैं तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला भी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, एम इज इक्वल टू ए एम बाई ए सी। ए एम आपका दिया हुआ है कितना, 0.5 एम है, और ए एम हमको निकालना है, और ए सी आपका 10 वोल्ट है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एम की वैल्यू आपकी 5 वोल्ट यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए ये यूनिट कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड है, मैक्सिमम फार्मूले आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 5 MT वही दिया हुआ है, और उसने अब FUSB पूछा है। FUSB का मतलब है अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें 2 साइड बैंड हमको मिलते हैं, एक मिलता है अपर साइड बैंड और एक मिलता है लोअर साइड बैंड, USB और LSB। तो उसने अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है। अब अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो FUSB होता है FC प्लस FM, ठीक है ना, दैट इज़ कैरियर फ्रीक्वेंसी, और मैसेज फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमारा अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर यहीं पर FLSB पूछ लेता लोअर साइड बैंड, तो क्या करते FC माइनस FM कर देते, दैट इज़ कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल देते। ओके, तो अब हमको FC और FM निकालना है, तो अभी हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पहले लिखी थी उससे कंपेयर करा देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या मिल जाएगा, ओमेगा एम, ओमेगा एम कितना मिल जाएगा 6000, और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि एंगुलर वैकेंसी है तो होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा सी ये हमारा ये देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो हैं 7 0 5 6 7, ये आपका क्या है इतना रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा क्या मिल गया ओमेगा सी मिल गया। ओके, अब हमको क्या निकालना है FC और FM, तो दोनों को क्योंकि हमको मालूम है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है, ठीक। तो इसको भी 2π से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 2π से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा FM हो जाएगा और ये हमारा FC हो जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट इन दोनों को आपस में इसमें से इसको आप क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, और हमारा क्या मिल जाएगा अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, और लोअर साइड बैंड पूछा होता तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आंसर आप लोग निकाल लेना। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यस रिक्वायर्ड बैंडविड्थ पूछा है, सेम क्वेश्चन है रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ FM, ठीक है ना। और ये आया कहाँ से है, F अपर साइड बैंड माइनस F लोअर साइड बैंड, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे डायरेक्ट आप 2FM कर दीजिए तब भी आ जाएगा। आप यहाँ से ओमेगा एम आपको मिल ही जाएगा, अभी पहले आपने निकाला ही होगा ओमेगा एम 6000 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ से FM निकाल लीजिएगा ट्वाइस कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इस कर लीजिएगा और आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूले याद रखना जरूरी है, बिना फार्मूले के इस यूनिट में क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 400 वाट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड एट डेप्थ ऑफ 80%, कैलकुलेट द टोटल पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव। पावर रिलेशन पे क्वेश्चन आया है, और पावर रिलेशन का फॉर्मूला आपको पहले तो मालूम होना चाहिए, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m²/2, ये फॉर्मूला हमारा होता है पावर रिलेशन का, ठीक है। तो इसमें PC होता है कैरियर पावर, PT होता है टोटल पावर, तो हमको देखिए टोटल पावर निकालना है, और कैरियर पावर यहाँ पर दे रखी है 400 वाट, 1 प्लस m²। बस ये ध्यान रखिएगा m हमेशा परसेंटेज में कभी यहाँ पर इस फॉर्मूले में नहीं पुट करते हैं। m अगर 80% दिया है तो 80% का मतलब हो गया 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर बाई 2। बस अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है, और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। आई होप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 to 8 वाट आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा अपने कैलकुलेशन से, जो भी आना होगा वो आ जाएगा। मेन है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस इस टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे। ए 600 वाट कैरियर, दैट इज अब जो कैरियर पावर PC दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 600 वाट,
और मॉडलेटेड डेप्थ ऑफ 70%। एम आपका दिया हुआ है 70% का मतलब हुआ 0.7। ठीक है, परसेंट में कभी भी वैल्यू एम की नहीं रखी जाएगी। कैलकुलेट अपर साइड बैंड पावर, ठीक है ना, यूएसबी पूछा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो चाहे अपर साइड बैंड पावर पूछे या फिर लोअर साइड बैंड पावर पूछे, दोनों पावर हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PC m²/4। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप इसमें सिर्फ आप इसको क्या करना है, वैल्यू रख दीजिएगा और हमारा आंसर हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, PC का वैल्यू 600 दिया हुआ है, m का वैल्यू हमको 0.7 दिया हुआ है। जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की पावर यहाँ से हमको मिल जाएगी। वो दोनों हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने एफिशिएंसी पूछी और हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है 75%। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75%। तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ 0.75। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सीधे हमको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू होता है m²/m²+2। बस ये ध्यान रखना है। इसमें आप सीधे वैल्यू पुट कर दी और परसेंटेज में एफिशिएंसी निकाली जाती है तो इसके में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको जो है रिक्वायर्ड एफिशिएंसी यहाँ पर जो भी आनी होगी वो मिल जाएगी। मेन देखिए फॉर्मूला है और आई होप फॉर्मूला आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। तो एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, m²/m²+2। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा है द टोटल एंटीना करंट ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 5 एम्पियर। ठीक है, एंटीना टोटल एंटीना करंट दी हुई है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है 0.6, IT देती हुआ है 5 एम्पियर टोटल एंटीना करंट, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स M दे रखा है 0.6। ठीक है, और उसने पूछा है कैलकुलेट द एंटीना करंट व्हेन ओनली कैरियर इज सेंट। तो जब कैरियर ही सिर्फ सेंड किया जाएगा तो हमको कैरियर करंट की वैल्यू उसने पूछ रखी है, दैट इज IC पूछ रखा है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर यहाँ से इजीली निकल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, क्या होता है, करंट रिलेशन IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 + m²/2। ये फॉर्मूला होता है। IC निकालना है, IT दिया हुआ है, M दिया हुआ है, तो यहाँ से IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT अंडर रूट 1 + m²/2। बस जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे पास 4 मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिए हुए हैं 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, तो उसने पूछा है टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू MT इज इक्वल टू m1² + m2² + m3² + m4 का स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो MT²। ठीक है, तो अगर आपको 3 दिए हैं तो आप यहाँ m3² तक रखिएगा, 2 दिए हैं तो m2² तक रखिएगा, 4 दिए हैं तो m4² को इंक्लूड कर लीजिए। जितने भी दिए हों स्क्वायर में ऐड करते चले जाइएगा। ओके, अब हमको MT निकालना है तो MT² की वैल्यू सीधा यहाँ से क्या हो जाएगी, 0.3 का स्क्वायर + 0.4 का स्क्वायर + 0.5 का स्क्वायर + 0.6 का स्क्वायर, इस सब को ऐड करके अंडर रूट निकाल दीजिएगा, हमको MT मिल जाएगा। ठीक है, और वही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है। ठीक है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कैरियर की प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। ठीक है ना, अब कैरियर की कौन सी प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में चेंज होती है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। किसके अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है ना। ओके, तो ये तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, किसकी, कैरियर की, किसके अकॉर्डिंग,
ये कॉमन रहता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड बदल रहा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर फेज चेंज हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन। ओके, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन आर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है? देखिए, एक होता है सेंडर जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, एक होता है रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, और ये किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, तो मीडियम हो गया। ठीक, अब सेंडर के पास क्या होती है? कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन होती है जो भेजना चाहता है, ठीक है। तो सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मीडियम भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, इसका मतलब इसका आंसर ऑल हो जाएगा। बेसिक डेटा, जो डेटा कम्युनिकेशन में एक और जो एलिमेंट होता है वो इसमें नहीं दिया गया है, अगर वो भी होता तो इसको भी इंक्लूड करते, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल भी एक पार्ट होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है CDMA यूजेस। तो CDMA क्या यूज़ करता है? डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर एवरी यूज़र, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी यूज़र, डिफरेंट कोड फॉर एवरी यूज़र। सिंस CDMA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्पेशल कोड यूज़ करता है, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके लिए आंसर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका TDMA, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट एक यूज़र को दिया जाता है। और अगर ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये आपका होता है FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो FDMA में क्या होता है? एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दी जाती है पर्टिकुलर यूज़र को। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITU स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। तो ITU क्या है? एक इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ओके, तो ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है अपलिंक किसको कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अपलिंक आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं? अर्थ स्टेशंस होते हैं, ठीक है ना। और आपका स्पेस में क्या होता है? सैटेलाइट होता है, ठीक। तो जो सिग्नल अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को भेजा जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं अपलिंक, ठीक है ना। अब जब वहाँ से सिग्नल फिर से सैटेलाइट से ट्रांसमिट होता है अर्थ स्टेशन को, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डाउनलिंक, ठीक है ना। ठीक है, अपलिंक और डाउनलिंक, हमेशा ध्यान रखिएगा अपलिंक और डाउनलिंक दोनों फ्रीक्वेंसी हमेशा अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी पूछा है तो कहाँ से कौन सा हो जाएगा? अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक जो लिंक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपलिंक बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, PSTN स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है रडार यूजेस विच फ्रीक्वेंसी, मतलब रडार किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है या किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, ठीक है ना। तो रडार हमेशा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, ठीक है ना। ये हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो रडार हमारा कौन सा यूज़ करता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रडार। तो रडार में क्या नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए रडार में ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, ड्यूप्लेक्सर भी होता है। ड्यूप्लेक्सर का मतलब वो डिवाइस जो आपका ट्रांसमिट और रिसीव दोनों एक साथ कर ले, हम उसको क्या नाम देते हैं? रडार का नाम देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक ट्रांसमीटर होता है कुछ ऐसे, इसमें एक लगा होता है ड्यूप्लेक्सर यहाँ पर, ठीक है ना। और ड्यूप्लेक्सर से ही आपका एंटीना कनेक्ट होता है जो चारों तरफ आपका सिग्नल ट्रांसमिट करता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। और जब आपका रिसीवर, जब यहाँ से कोई
फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है तो ये सिग्नल उससे टकराता है और ये वापस इसी एंटीना पर रिसीव होता है, दैट इज़ रिसीवर के द्वारा ही, ये डुप्लेक्सर के द्वारा रिसीव होता है। तो और ये सिग्नल रिसीवर को पहुंच जाता है। तो हमारा डुप्लेक्सर ऐसी डिवाइस होती है जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों का काम करती है। सिर्फ इसमें ट्रांसपॉन्डर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर कहाँ पर होता है? सैटेलाइट में होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए विजन ऑफ IMT 2000। ठीक है ना, तो पहले आप IMT जान लीजिए क्या होता है। IMT इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस 2000। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली 2000 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ किया गया था, इसीलिए इसमें 2000 इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ये थर्ड जनरेशन का पार्ट है। ठीक है ना, 3G में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, अब उसके क्या क्या विजन थे ये जान लीजिए। ग्लोबल सेमलेस रूमिंग, बिल्कुल सही है। ठीक है, रूमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में कोई इशू नहीं होगा। सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड कॉमन स्पेक्ट्रम यूज होगा 2000 मेगाहर्ट्ज़ का, इसीलिए उसमें 2000 लगा हुआ है। और डेटा रेट अप टू 1 Mbps। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेटा रेट 1 Mbps नहीं था, 2 Mbps था। ओके, कितना था? 2 Mbps। ठीक है, तो आपका जो है यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने पूछा नॉट ए विजन। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सपोर्टिंग डेटा रेट फॉर GPRS। ठीक है ना, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, GPRS स्टैंड्स फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, और इसमें उसने डेटा रेट पूछा। ये वही है जब पहली बार मोबाइल में नेट की सर्विस प्रोवाइड की गई थी थ्रू GPRS। ठीक है ना, तो उस समय डेटा रेट GPRS कितना प्रोवाइड करता था, वो आपका आंसर होगा 10 kbps। ठीक है ना, GPRS के थ्रू जो डेटा रेट प्रोवाइड किया गया था वो कितना था? 10 kbps का। kbps मीन्स किलो बिट्स पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट बाइट, किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है ना, ओके। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है UMTS स्टैंड फॉर। ठीक है ना, UMTS की फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सर्विस, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, देखिए फुल फॉर्म हम इसलिए बता रहे हैं कि फुल फॉर्म भी कभी कभी हो सकता है एक न एक दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1G मोबाइल या फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? ठीक है ना, 1G मोबाइल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना, FDMA पर ये बेस्ड हुआ करते थे। किसमें? FDMA पर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर। ओके, तो और ये सब इसमें सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल नहीं थे। एक यूज़र को एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी जाती थी, उस पर वो बात करता था। ठीक है ना, आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा भी चाहे तो अगर यही फ्रीक्वेंसी सेट कर ले तो वो भी इन दो का कम्युनिकेशन या इनके कन्वर्सेशन को वो ईजिली सुन सकता था। दैट इज़ यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल नहीं होते थे। ठीक है ना, ये फर्स्ट जनरेशन की बात है। किस पर बेस्ड थे? FDMA पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सारे फुल फॉर्म इसमें भी याद देख लीजिए जल्दी से। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड GSM, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्यून्ड सर्किट ऑफ द ऑसिलेटर इन एन सिंपल AM ट्रांसमीटर एम्प्लॉयज ए 40 माइक्रो हेनरी कॉयल एंड 12 नैनोफैरेड कैपेसिटर, फाइंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो बेसिकली जब हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमको एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसके लिए जो ट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है उसमें उन्होंने L की वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रो हेनरी और C की वैल्यू दे रखा है 12 नैनो फैरेड। ठीक है ना, और उसने पूछा है तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हमको एक सिंपल फार्मूला ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, F = 1/2 पाई √L एंड C। तो L और C की वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आई होप 0.23 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the broadcast transmitter radiates 200 watt power when modulation percentage is 75, how much carrier power is sent। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर पावर दी हुई है, दैट इज PT दिया हुआ है 2000 वाट और M दिया हुआ है
75% या 75%, इसका मतलब हुआ 0.75 पावर रिलेशन पे क्वेश्चन है और कैरियर पावर उसने पूछा है, हाउ मच ऑफ दिस कैरियर पावर इज, तो पी सी इक्वल टू पूछा है। तो अभी हमने फॉर्मूला इसका बता ही दिया था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पी टी इक्वल टू पी सी 1 + m²/2। आप पी टी की वैल्यू 2000 पुट कर दीजिए, पी सी की वैल्यू निकालना है, एम की वैल्यू 0.75, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में AKTU में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली एक पार्ट में नहीं आता, हमेशा 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट तो इसका काफ़ी आसान रहता है, ये पहला पार्ट यही है, ए सर्टेन मीडियम ट्रांसमीटर रेडिएट्स 10 किलोवाट विद कैरियर इज अनमॉड्यूलेटेड, ठीक है ना। तो इस लाइन को पहले समझ लीजिए, पहली बात हो रहा है कैरियर इज अनमॉड्यूलेटेड, इसका मतलब मॉड्यूलेशन हुआ नहीं है। तो जब मॉड्यूलेशन हुआ नहीं है तो जो पावर सेंड की जाती है वो कौन सी होती है, कैरियर पावर, दैट इज पीसी दिया हुआ है कितना, 10 किलोवाट, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने कहा है एंड 11.8 व्हेन कैरियर इज साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड, ठीक है ना। जब एक कैरियर मॉड्यूलेट किया हो जाता है तब हमको कितनी पावर की ज़रूरत पड़ती है, 11.8 किलोवाट की। तो कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो एम निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया, पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी सी 1 + m²/2। इसकी हेल्प से हम एम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज में निकालना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी का जो लिंक क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, अब इसका सेकेंड पार्ट इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है, ओके, वो समझ लीजिए क्या है। अब देखिए इसका जो लिंक पार्ट है वो इसमें आगे आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि वॉटेवर इसका जो भी आपने निकाल लिया होगा एम कितना आया, ठीक है ना। अब इसके आगे की बात यहाँ पर दी गई है, कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये पार्ट है, यही पार्ट इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। इसमें लिखा है इफ़ अनादर साइन वेव, एक दूसरी साइन वेव है करस्पॉन्डिंग टू 30% ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। यहाँ पर उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 30% इज ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, क्या किया, ये इसके साथ ही ट्रांसमिट किया गया, देन डिटरमाइन द टोटल रेडिएटेड पावर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए शायद पहले वाले क्वेश्चन से अगर आपने निकाला होगा तो एम की वैल्यू आई हो 0.5 आ रही है, ठीक है, 0.5 आ जाएगा एम की वैल्यू, वॉटेवर जो भी आ रही हो। अब एक और सिग्नल इसके साथ ट्रांसमिट किया जा रहा है, दैट इज उसका एम दिया हुआ 30%, दैट इज 0.3। तो पहले वाले को आप M1 मान लो, दूसरे वाले को M2 मान लीजिए। तो अब उसने पूछा है अब जब 2 सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो अब कितने पावर की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल रेडिएटेड पावर निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो हमारा होता है यही, हमको यही लगेगा, पी टी इज इक्वल टू पी सी 1 + mt²/2। अब जो है हम एक एम नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों एम जब हम साथ में ट्रांसमिट करेंगे तो हमको mt की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी हमने mt का फॉर्मूला पढ़ा था, mt इज इक्वल टू क्या होता है, mt² इज इक्वल टू m1² + m2²। ओके, देखिए यही क्वेश्चन, यही पार्ट इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को जो है बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। अब यहाँ से m1 की वैल्यू 0.5 जो पहले पार्ट से निकल के आई है और m2 की वैल्यू 0.3 जो दूसरे पार्ट में दी हुई है, या इसको सॉल्व करके आप पहले mt निकालिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक कम्युनिकेशन सिस्टम में या एक AM ट्रांसमीटर में PC कभी नहीं चेंज होता, कैरियर पावर कभी नहीं बदलती है, ठीक है। इसका मतलब टोटल रेटेड पावर अब बदल जाएगी क्योंकि अब हमारे पास 2 सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो mt यहाँ से निकाल लीजिएगा, PC आपका 10 किलोवाट ही रहेगा, PC की जगह 10 किलोवाट रख दीजिएगा, mt की वॉटेवर जो भी वैल्यू आए यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। यही क्वेश्चन इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनाता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। देखिए अब मैंने जो है एक PDF बनाई है जिसमें 5 यूनिट के फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो आप हमारी मेल पर उसको अपनी मेल हमको कर दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कि मुझको PDF सेंड कर दें फॉर्मूले वाली, तो मैं आपको PDF डायरेक्ट मेल कर दूंगा। ओके, अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। थैंक यू।